नमस्कार। अतीत के पन्ने में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जिस विषय को चर्चा में लेकर आया हूं वो है जलियांवाला बाग, अनसुने किस्से। भारत में अंग्रेजी राज की व्यवस्था और स्वतंत्रता संग्राम हम सब के साथ उसका गहरा वास्ता है और इस स्वतंत्रता संग्राम में जो घटनाएं घटी उनमें हर एक की अपनी अपनी महत्ता है। लेकिन जलियांवाला बाग में जो कुछ हुआ वह अपने आप में अप्रत्याशित था। शासन के द्वारा उठाया गया कदम बहुत ज्यादा संकीर्णता से भरा था और इतना महंगा पड़ा कि उसने ऐसे सवाल पैदा किए जो आज भी कई जगह जो उनके उत्तर हैं वो उपलब्ध नहीं हैं। तो ऐसे में यदि हम इस घटना के कारण और पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करें, निश्चित तौर पर प्रथम विश्व युद्ध हुआ, सरकार ने वायदे किए, भारतीयों ने सहयोग दिया, हर तरह का समर्थन दिया। बदले में सरकार ने रोल्ट एक्ट परोसा। उसके चलते हुए सरकार से अनुरोध किया गया कि इसको वापस ले, सरकार नहीं मानी तो राष्ट्रव्यापी विरोध की व्यवस्था बनी और गांधी जी के आह्वान पर 30 मार्च को पूरे देश में हड़ताल हुई। अमृतसर में भी ये हड़ताल डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल के नेतृत्व में हुई। 4:30 बजे का समय था, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि ये 4 बजे ही प्रारंभ करनी पड़ गई। फिर हड़ताल 6 अप्रैल को भी हुई और लोगों ने एकता और सद्भाव बहुत कमाल का प्रदर्शित किया। 9 अप्रैल को रामनवमी का दिन था। एक सद्भावपूर्ण जुलूस निकला, काफी अच्छा रहा। यहाँ तक डीसी जो इरविंग था उसने भी उसको देखा और डीसी ने केवल इतना ही रिएक्शन उस पर किया कि जहां लोग एकता और राष्ट्रीयता की बात कर रहे थे तो उसने एक गीत चलवा दिया बीच बीच में, गॉड सेव द किंग। तो ऐसे में लोगों ने उस पर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया और उसकी गोपनीय रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है इसको काफी इस रूप में लिया कि पता नहीं किस तरह की चुनौती हो जाएगी। और 10 अप्रैल को अमृतसर के दोनों लीडर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। नगर में हड़ताल हुई और डॉक्टर सत्यपाल ने डीसी से अनुरोध किया कि इस तरह का काम ना करें। दूसरी ओर अपनी पत्नी को पत्र भी लिखा कि लोगों को समझा के रखें। और इसी दिन सरकार ने एक बेवकूफी और की कि गांधी जी जो आ रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया पलवल में और इसके कारण भी लोग क्रुद्ध हो गए। 11 तारीख को सरकार ने प्रतिक्रिया दी और उस प्रतिक्रिया का रिजल्ट ये हुआ कि लोग हड़ताल के साथ थोड़ा सा आक्रामक भी हुए और सरकार ने गोलीबारी करवाई, जिसमें अलग अलग रिपोर्ट बताती हैं कि 20 से 30 लोग मारे गए। और ऐसे में जनरल डायर को उसने बुलाया, ओडवायर ने जो गवर्नर था, और उसके हवाले कर दिया अमृतसर को। और इस तरह से 12 तारीख को जनरल डायर ने फ्लैग मार्च किया और लोगों को चेतावनी देने की कोशिश की और कहीं कहीं मुनादी भी करवाई। हालांकि इसी समय एक चीज जो नोट की जाती है कि एक लड़का हाथ में टीन का पिप्पा लेकर और बजाता हुआ निकला और उसने बताया कि कन्हैया लाल के नेतृत्व में कल एक सभा 4:30 बजे जलियांवाला में होगी। तो ऐसे में ना कोई बहुत बड़े लेवल का प्रचार हुआ, ना प्रसार हुआ, ना सरकार ने कोई बहुत ज्यादा बड़ा प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया और लोग निर्धारित तौर पर 13 तारीख को अमृतसर आए। बैसाखी का दिन था, खालसा पंथ की स्थापना के साथ भी जुड़ा था, आर्य समाज का स्थापना दिवस भी इस दिन था और पशुओं का मेला भी अमृतसर में आयोजित होता है। तो लोग सामान्यतः अपनी गतिविधियों के रूप में आए। 4:30 बजे तक तकरीबन 20,000 लोग पहुंच गए। एक हंसराज नाम के व्यक्ति की रिपोर्टिंग होती है जिसने गद्दार की भूमिका निभाई और सरकार को सारे ऐसे सूचनाएं प्रोवाइड कराई जो लोगों की सद्भाव और एकता है उसके लिए खतरा थी। तो ऐसे में सामान्य कार्यक्रम चल रहा था। वक्त अखबार से रिलेटेड पंडित दुर्गादास का भाषण चल रहा था। इससे पहले राम राय जी या फिर हरि सिंह जी
या फिर गुरबख्श सिंह इत्यादि का लेक्चर हो चुका था। और इन्हीं स्थितियों में 5:12 पर जनरल डायर ने उस बाग में आने वाले एकमात्र रास्ते पर आकर अपने सैनिकों की टुकड़ी के साथ प्रवेश किया। इसमें ज्यादातर बलोच और गोरखा सैनिक थे और आदेश दे दिया फायरिंग का। और पहले लोगों को लगा कि शायद ये नकली गोलियां हैं और ये चेतावनी के तौर पर चलाई जा रही हैं। लेकिन जब लोग मरने लगे तो भगदड़ मची, बिखराव हुआ। लगभग 10 मिनट तक उस व्यक्ति ने 1650 राउंड फायर करे और लगातार वो इस स्थिति में चलता रहा। एक अंग्रेज अधिकारी ब्रिग्ज ने जनरल डायर की कमीज को खींचकर उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसे ज्यादा उन चीजों से फर्क नहीं पड़ा। हाँ, फ्लोमर और रिहिल नाम के 2 व्यक्ति जरूर उसके साथ थे। इस तरह से कहानी लगातार खतरे के मोड़ तक आ गई और 10 मिनट तक वो अमानवीय नरसंहार करके वहां से भाग गया। और फिर जो कुछ इस देश में उसके खिलाफ क्रिया प्रतिक्रिया हुई वह इतनी ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी जिसके लिए सरकार को कुछ भी समझ में नहीं आया और वो जो कुछ भी कर रही थी सब कुछ उसके विपरीत जा रहा था। जब हंटर कमीशन के सामने गवाही दी गई डायर के द्वारा तो उसने ये बताया कि मुझे लग रहा था मेरा मजाक कर रहे थे, लोग जमीन पे थूक रहे थे। जबकि दूसरी ओर जो गवाही देने वाले हैं, गिरधारी लाल नाम के एक व्यक्ति ने जो प्रत्यक्षदर्शी था अपनी जानकारी दी। खालसा अनाथालय के कुछ जो है युवक भी वहां थे, उन्होंने भी गवाही दी। चरंजी लाल नामक एक व्यक्ति बताता है कि मैं उस घटना के बाद जब यहाँ आया तो मैंने इस तरह के पुलिस वाले भी देखे जो इन मृतक लोगों की जेबें तलाश रहे थे और अपना जो अमानवीय कार्य है उसको इस तरह से आगे बढ़ा रहे थे। और सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया और मार्शल लॉ में सबसे ज्यादा शिकार बनी कूचा कूड़िया वाली गली, लगभग 150 गज की गली थी। सरकार ने यहां तक आदेश जारी कर दिया कि उस गली से कोई व्यक्ति खड़ा होकर नहीं चल सकता और घुटनों के बल लोग चलकर आएंगे। और ये मार्शल लॉ 6 जून तक जारी रहा। तो इस तरह की गतिविधियां रही और फिर डायर ने ओडवायर को, गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को सूचना भेजी कि 200 से 300 लोग मारे गए। उसने सूचना दी ऊपर के 200 के आसपास लोग मारे गए। यदि और लोगों के जो रिकॉर्ड है उसके साथ देखते हैं, स्वामी श्रद्धानंद ने अपने विश्लेषण में बताया कि 1500 के आसपास लोग मारे गए। सिविल सर्जन जो अमृतसर का था उसने 1800 लोगों के मरने की सूचना दी। मालवीय जी और कांग्रेस ने 1000 लोगों के मरने के बारे में बताया। सरकार ने 379 लोगों की स्वीकार किया कि इतने लोग मारे गए। तो ऐसे में जो घटनाक्रम है वो इस सारे के सारे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। तो 80 वर्ष के व्यक्ति की भी मौत हुई और 7 माह की भी बच्ची की भी मौत हुई। जब इसके लिए दोषी ठहराने की प्रक्रिया हुई, हंटर कमीशन ने डायर को दोषी ठहराया। वीएन दत्ता जैसे हिस्टोरियन ने भी डायर को दोषी ठहराया और लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडवायर को दोषी ठहराने वालों में गांधी जी थे, जो हिस्टोरियन डॉक्टर इंदु बंगा हैं वो हैं, और इसी तरह से सादत अली मंटो, उन्होंने भी इनको दोषी ठहराया। और ऐसे में अलग अलग तरह से इसके विश्लेषण रहे। और जब ये सारा कुछ हुआ तो प्रतिक्रिया देश के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग, विचारधारा ने यहां तक स्वीकार किया कि ये सरकार का गैर जिम्मेदाराना और अमानुषिक कार्य था। और इसके चलते हुए गांधी जी ने तो यहां तक भी बोल दिया कि अंग्रेजी राज भारत में प्लासी के मैदान में आम के बाग से प्रारंभ हुआ था और वो जलियांवाला से खत्म मानिए, और हम अब किसी भी कीमत पर सरकार के साथ एडजस्ट करके चलने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में फिर स्मारक के बारे में सोचा गया। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर 1919 को अमृतसर में हुआ और मालवीय जी के नेतृत्व में ट्रस्ट बनी और 34 लोगों से ये जमीन 5,65,000 रुपए में खरीदी गई और 1924 तक ये स्मारक बनकर तैयार हो गया। हालांकि सही रूप में जो स्मारक है वो स्वतंत्रता के बाद तैयार हुआ। 13 अप्रैल 1961 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में इसको राष्ट्र को समर्पित किया। और इसके जो आर्किटेक्ट रहे वो जो है
इसको नाम दिया गया फ्लेम ऑफ लिबर्टी। और बेंजामिन पोक नाम के व्यक्ति ने, अमेरिका का ये आर्किटेक्ट था, इसने ये डिजाइन तैयार किया और उद्देश्य बताया गया कि राष्ट्र के इन लोगों ने जो शहादत दी है तो हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, और जिस तरह का सद्भाव और ये चीजें इन लोगों में थी, शायद उम्मीद करेंगे कि आने वाली पीढ़ी इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। तो ऐसे में जब ये सारा कुछ चल रहा है, ये समझना जरूरी है कि डायर के साथ क्या हुआ। उसको दोषी माना गया था, सरकार ने उसको प्रमोशन रोक कर उसकी डिमोशन की और उसको सेवा से जबरदस्ती रिटायर भी किया गया और 1 साल के अंदर अंदर उसको वापस भेज दिया गया। और दूसरी ओर जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसने उसके सम्मान में कुछ कार्यक्रम भी करवाए, लेकिन उससे उसकी व्यवस्था नहीं संभली। नवंबर 1921 में उसको अधरंग हुआ। 11 जुलाई 1927 को उसको दौरा आया और दौरे के दौरान उस व्यक्ति ने बार बार ये स्वीकार किया कि मुझे ठीक नहीं होना है और मैं दुनिया का बहुत अजीब किस्म का अपराधी हूँ, और 23 जुलाई 1927 को मृत्यु हो गई। डायर के बाद जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना गया वो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडवायर था। बहुत संकीर्ण किस्म का व्यक्ति था। वो हिंदुस्तान के लोगों से ईर्ष्या और घृणा करता था और कठोर कार्रवाई का हर तरह का निर्णय उसने लिया था। डायर का सम्मान भी उसने किया था और इसीलिए शहीद उधम सिंह, उन्होंने 13 मार्च 1940 को उस व्यक्ति को लंदन में गोली मारी, जिसके कारण उनको फिर शहादत हुई और उनको 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। लेकिन शहीद उधम सिंह को 21 साल इंतजार करना पड़ा इस व्यक्ति को दंडित करने के लिए, जो इतने बड़े अपराध के लिए जिम्मेदार था। जहां तक अंग्रेज सरकार का व्यू है, 1920 में चर्चिल ने इसको राक्षसी कहा था। 1997 में इंग्लैंड की रानी जब एलिजाबेथ यहाँ पर आई तो उसने पीड़ादायक इसको बताया, और इसके बाद कैमरून जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उन्होंने आया तो इसने भी इसको भयानक और शर्मसार करने वाला बताया। इसी तरह से थ्रेसा जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने भी इसी तरह की बात की। तो लंदन के मेयर सादिक ने सरकार से अनुरोध किया कि इंग्लैंड की सरकार को इससे माफी मांगनी चाहिए, और इस सारी चीजों के ध्यान में रखते हुए जो अंग्रेज सरकार है उसने अपने अपने ढंग से इस पर विश्लेषण किया, औपचारिक तौर पर माफी नहीं मांगी है। और ऐसे में जलियांवाला बाग जिस तरह की घटना है और राष्ट्रीय आंदोलन में इसने जिस तरह का मोड़ दिया और जिस तरह से एक जगह पर सामूहिक इस तरह का घटनाक्रम हुआ, ये दुनिया के इतिहास में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे में जलियांवाला बाग हमारी विरासत, हमारे मूल्यों और संस्कृति और शहादत का प्रतीक है। हमें उन लोगों के प्रति नमन करते हुए इस रूप में स्वीकार करना चाहिए कि हम वो हमारे पूर्वज थे और हम उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनके मूल्यों को संरक्षित रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।